लोकतंत्र के महापर्व में आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण का मतदान हो रहा है। आपको बता दें तीसरे चरण में 15 जिलों की 78 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। 78 सीटों के तमाम सारे समीकरण हैं। कई दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। आज बिहार के मतदाता लोकतंत्र के महापर्व यानी कि अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। तीसरे और अंतिम चरण के लिए मतदान हो चुका है। आपको ये बता दें कि शुरू हो चुका है मतदान और 6 बजे तक चलेगा। मतदान की यह प्रक्रिया शाम 6 बजे तक चलेगी। इस बार कोरोना की वजह से 1 घंटे का समय अतिरिक्त दिया गया है निर्वाचन आयोग की ओर से। सुबह 7 बजे से यह प्रक्रिया शुरू हुई है जो शाम के 6 बजे तक चलेगी। जनता मतदान के लिए निकल रही है घरों से। बिहार के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए मतदान हो रहा है। 15 जिलों के 78 सीटों पर मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है, शाम 6 बजे तक चलेगा। इनमें 63 सामान्य सीटें हैं जबकि 13 आरक्षित सीटें हैं। अंतिम चरण के करीब प्रत्याशियों की बात की जाए जो प्रत्याशी इस चुनावी मैदान में है तो तकरीबन 1204 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इनमें आपको ये बता दें 63 सामान्य सीट जबकि 13 आरक्षित सीटें हैं। वहीं पिछले चुनावों की बात की जाए तो इन 78 सीटों पर जो अब वोटिंग हो रही है, 2015 में जेडीयू ने 23 सीटें जीती थी, आरजेडी ने 78 में से 20 सीटें जीती थी, 78 में से बीजेपी के खाते में भी 20 गई थी और वहीं कांग्रेस ने इन्हीं 78 में से 11 सीट पर जीत दर्ज की थी। लेकिन इस बार पेच ये है कि 2015 में चुनाव में जो जेडीयू आरजेडी और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा था, जबकि इस बार नीतीश के सामने आरजेडी और कांग्रेस के अलावा चिराग पासवान भी हैं। ये बड़ी चुनौती बनकर सामने खड़े हैं। जाहिर सी बात है नीतीश के लिए ये चुनाव 2015 के मुकाबले ज़्यादा मुश्किल होगा और उनके सामने अपनी सीटों को बचाने की कड़ी चुनौती होगी। बात इन सीटों पर वीआईपी चेहरों की जाए तो कई ऐसे चेहरे जिनकी किस्मत का फैसला तीसरे चरण के मतदान में आज आपको बता दें कि होना है। सिमरी बख्तियारपुर सीट से वीआईपी पार्टी के मुखिया मुकेश साहनी मैदान में है। उनके सामने आरजेडी के यूसुफ सलाउद्दीन हैं। सुपौल सीट से जेडीयू के विजेंद्र प्रसाद यादव हैं और उनके सामने कांग्रेस के मिन्नतुल्लाह रहमानी मैदान में है। मोतिहारी में बीजेपी के प्रमोद कुमार चुनावी मैदान में हैं। उनके सामने आरजेडी के ओम प्रकाश चौधरी हैं। मधेपुरा में आरजेडी के ही चंद्रशेखर हैं मैदान में। उनके सामने जन अधिकार पार्टी के मुखिया पप्पू यादव हैं, जबकि जेडीयू के निखिल मंडल यहां से चुनाव लड़ रहे हैं और इस आखिरी चरण के चुनाव में मुकाबला त्रिकोणीय होने की भी बात आ रही है। बात अगर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले प्रत्याशियों की जाए तो 371 प्रत्याशियों के खिलाफ आपराधिक केस हैं। 31% प्रत्याशियों पर आपराधिक इनका इतिहास रहा है, तकरीबन 31%। और प्रत्याशियों की जन्म कुंडली बिहार की जनता के पास है। इनके वादे और इरादों से भी बिहार की जनता बखूबी वाकिफ है। साथ ही आपको बता दें अब इन 15 जिलों की जनता को ही तय करना है कि वो किसकी किस्मत का फैसला लिखेंगे। आज बिहार में किसका दाव चलेगा, कौन चारों खाने चित होगा, ये लाख टके का सवाल है। 78 सीटों में 24 सीट ऐसी हैं जहां पर मुसलमानों का वोट ये तय करता है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। सीमांचल की चाबी मुसलमानों के हाथ में है। ये तय करता है कि यहाँ कौन जीतेगा और कौन हारेगा। किशनगंज, अररिया, कटिहार और पूर्णिया की 24 सीटें हैं जिनकी झोली में जो गई हैं, इसलिए इनका दावा आपको ये बता दें कि पक्का भी होता है। 24 सीटों में से 3 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर 20% से कम मुस्लिम आबादी है, लेकिन असर पूरा दिखता है। शबनम हमारी सहयोगी जानकारी के साथ फोन लाइन पर मौजूद है। शबनम, शुरुआत हो चुकी है, अंतिम चरण है, किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है? आज मिल रही है आपको? लगता है संपर्क जो है शबनम से नहीं हो पा रहा है, तकनीकी कमी के चलते दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि 15 जिलों की 78 सीटों पर आज अंतिम चरण का मतदान। निर्वाचन आयोग ने कोरोना महामारी के बीच ये जो व्यवस्था की है वो सीधे तौर पर काबिले गौर है, क्योंकि ये पहला ऐसा चुनाव है जो इस महामारी के बीच संपन्न हो रहा है। शबनम एक बार फिर हमारी सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। शबनम, आवाज मिल रही है आपको? शबनम, आपको आवाज मिल पा रही है? लगता है तकनीकी कमी के चलते शबनम से आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन हमारी टीम हर एक पोलिंग बूथ पर मौजूद है और लगातार एक एक तस्वीर वहां से भेज रही है। बिहार की जनता का उत्साह
15 जिलों की 78 सीटों पर सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है। तीसरे चरण के इस रण के लिए राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। बिहार के मतदाता लोकतंत्र के महापर्व अपने मताधिकार का इस्तेमाल इस महापर्व में कर रहे हैं। तीसरे और अंतिम चरण के लिए मतदान शुरू हो चुका है। 7 बजे से यह प्रक्रिया शुरू हुई है। बिहार के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए मतदाता घरों से निकल रहा है। 15 जिलों की 78 सीटों पर मतदान सुबह 7 बजे शुरू हो चुका है, जो कि शाम 6 बजे तक चलेगा। तो हम लगातार आपको ये बता रहे हैं कि देखिए किस तरह की हिस्ट्री रही है। आपको बाउंड्री दिख रहे हैं, आसपास दिख रहे हैं, अमीर लोग बैठे हैं यहाँ पे, पर अंदर कोई नहीं गया अभी तक। अंदर गांव के बस्ती के अंदर अभी तक कोई नेता कोई नहीं गया है। क्या अंदर क्या जरूरत नहीं है, जहाँ भी पहले भी जो अभी था और आगे होगा वो यहीं तक है बस सीमित। बस आगे देखते हैं आगे कौन पहुँचता है हम लोग तक। क्या नाम है आपका? सिद्धांत संगम। और सर ये बताइए कि आपने वोट दिया है, वोट दिए हैं इसलिए कि जैसे विकास का काम होना चाहिए, एक सरकार बनना चाहिए, गरीब और मजदूर को, किसान को, सबको लाभ मिले सरकार बनने से। क्या लगता है कि आपके गांव में विकास हुआ है? विकास तो हुआ है, कुछ बाकी है। आप सबसे पहले वोटर हैं आप? सबसे पहला फर्स्ट वोटर मैं हूँ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुश्ताक आलम। क्या नाम है? ये किस गांव पे? मुरहो वार्ड नंबर 9। जिला? जी, जिला? जिला मधेपुरा। ये बताइए कि अभी आप वोट देकर निकले हैं, क्या मुद्दा, किस मुद्दे को लेकर आप वोट दिए हैं? बोलिए। हमरा गांव में रास्ता पेरा नहीं छे, निकासी कनो नहीं छे, पानी का नहीं बुले के कनो रास्ता पेरा छे। क्या नाम है आपका? मंजू देवी। ये बताइए मैडम, आप वोट दिए हैं, हाँ, आप क्या किस मुद्दे को लेकर? गांव में जो हुआ उसी को दिया। विकास हुआ? हाँ, विकास हुआ था। विकास के मुद्दे को हाँ। लेकर वोट दिया है। हाँ, क्या नाम है आपका? लक्ष्मी देवी। मतदाता ये दिखाते हुए अपनी उंगली पर निशान के हम वोट डालकर आए हैं। लोकतंत्र के इस महापर्व में हमने आहुति दे दी है। शबनम हमारी सहयोगी जुड़ी हुई है फोन लाइन पर। शबनम, आवाज मिल रही है आपको? जी 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 सुनील जी, बोला जाए। शबनम, क्या कुछ अपडेट आपके पास? सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, अंतिम चरण है, किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है लोगों में? जी, ये मैं बता दूं कि यहाँ 4 विधानसभा सीट के लिए कुल 53 प्रत्याशियों का भाग्य का फैसला आज 11 लाख से ज्यादा अधिक मतदाता कर रहे हैं। जी, जिसमें लेकिन 4 सीटों पर हो रहा है शबनम, जहां आप मौजूद हैं। जी, किस जिले की 4 सीटों पर मतदान हो रहा है जहां पर आप मौजूद हैं? क्योंकि 15 जिले की 78 सीटों पर चुनाव हो रहा है। किशनगंज जिले के 4 सीटों के लिए, 4 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हो रहा है। जी जी, उत्साह देख पा रही हैं आप? मतदान हो रहा है, प्रक्रिया चल रही है पोलिंग बूथों पर, और किस तरह की व्यवस्थाएं देख पा रही हैं? जी, जिला प्रशासन लगातार 2 महीनों से स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाताओं को जागरूक कर रहा था। और चूंकि ये कोविड पीरियड में पहला चुनाव हो रहा है, इसलिए कोविड के पूरे ध्यान रखते हुए उसके सावधानी आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बिहार में अंतिम चरण का मतदान और 15 जिलों की 78 सीटों पर मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहा है। और हम आपको बिहार के इस आखिरी चरण के तमाम समीकरण भी बता रहे हैं कि क्या क्या समीकरण इस बार यहां बनते नजर आ रहे हैं। 2015 विधानसभा चुनाव के नतीजों पर नजर डाल लेते हैं तो महागठबंधन के पास 24 में से 12 सीटें हैं और एनडीए के खाते में 12 सीटें हैं, आपको बता दें। लेकिन तब के नतीजे और अब, जब आरजेडी और जेडीयू कांग्रेस एक गठबंधन में थे और इस गठबंधन में 24 में से 17 सीटों पर जीत दर्ज की गई थी। अब तो सारे समीकरण बदल भी गए हैं, लिहाजा वोट गणित भी बदलना तय है। जेडीयू और बीजेपी एक गठबंधन में है, जबकि कांग्रेस, आरजेडी और लेफ्ट पार्टियां एक टीम में खेल रही हैं। सीमांचल की अगर बात की जाए तो सीमांचल में महागठबंधन की ओर से आरजेडी 11, कांग्रेस 11, लेफ्ट 2,
सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं, तो वहीं एनडीए की तरफ से बीजेपी 12 सीटों पर है, जेडीयू 11 सीटों पर है, हम पार्टी 1 सीट पर चुनावी रेस में है। ये सीधी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं पोलिंग बूथों पर। देखिए, तमाम दिग्गज भी निकलते हुए पहुंच रहे हैं, वो अंतिम चरण के इस मतदान में अपने आहुति देते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही आपको ये बता दें कि तमाम शीर्ष पार्टियों के शीर्ष जो नेता हैं वो अपील कर रहे हैं कि आप घर से निकलिए, इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी आहुति जरूर दीजिए, आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करिए। हालांकि 2 चरणों में पहले चुनाव हो चुका है और अब 15 जिलों की 78 सीटों पर वोटिंग हो रही है। तो बिहार विधानसभा चुनाव की अगर हम लगातार बात कर रहे हैं, अंतिम चरण का फैसला, जी हां, अंतिम चरण का फैसला आज हो जाएगा। बिहार की जनता तीसरे चरण के लिए मतदान करने के लिए निकल रही है घरों से। बिहार में तीसरे चरण का मतदान जारी है। 15 जिलों की 78 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है और बिहार विधानसभा चुनाव की लगातार अपडेट अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। वीरेंद्र हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। वीरेंद्र, आवाज मिल रही है आपको? जी हाँ जी। वीरेंद्र, क्या कुछ अपडेट आपके पास और किस तरह की तस्वीरें, कैसा उत्साह देख पा रहे हैं पोलिंग बूथों पर? जी, हम बतला दें कि दरभंगा में भी 5 विधानसभा क्षेत्र में 14,72,076 मतदाता अपना मताधिकार का प्रयोग आज करेंगे, जो कि सुबह से ही जागरूक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए सुबह 7 बजे से ही लंबी लंबी कतार में आके और मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पूर्णतः शांतिपूर्ण मतदान हो रही है और सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था है और लोगों में उत्साह है कि वो अपना मत का प्रयोग कर रहे हैं और अपने हिसाब से अपना प्रतिनिधि चुन रहे हैं। जी, जिस जगह आप हैं, सीधे तौर पर दरभंगा की अगर बात की जाए तो दरभंगा में किस तरह के समीकरण बन रहे हैं और कौन किस पर हावी होता नजर आ रहा है? क्योंकि जनता का मिजाज क्या है, क्या कुछ मुद्दे हैं इस बार जनता के जहन में वीरेंद्र? यह बतला दें कि दरभंगा का जो मुख्यतः बीजेपी और एनडीए और आरजेडी के बीच, महागठबंधन के बीच कांटों की टक्कर है। दरभंगा विधानसभा से बीजेपी विधायक संजय सरावगी और आरजेडी से जो जेडीयू के बागी विधायक हैं अमरनाथ गामी, वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और दोनों में कांटों के बीच का टक्कर है। जो कि, और रही बात तो यहाँ जनता की, तो जनता अब नए मुद्दे पर अपना वोटिंग कर रहे हैं, जो उनका जॉब का मेन मुद्दा है, विकास का मेन मुद्दा है, इस पे अपना वोटिंग कर रहे हैं। जी हाँ, चलिए नजर बना के रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल जितेंद्र हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, किस तरह से देखा जाए इस अंतिम चरण को, क्योंकि 15 जिलों की 78 सीटों पर मतदान हो रहा है और सीधे तौर पर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र भी आते हैं इसमें? जी जी, जहाँ तक दरभंगा की बात है, वहाँ पे आपका अभी एनडीए का पलड़ा भारी है और अभी 78 सीटों पे जो चुनाव हो रही है। हेलो, आ रही है, आप अपनी बात रखें। अभी 78 सीटों पे जो चुनाव हो रही है अभी मध्य प्रदेश की, इसमें मुख्यतः आपको एनडीए की बहुमत नजर आ रही है देखने में यहाँ पर। और 15 जिलों में चुनाव हो रहा है, 15 जिलों की 78 सीटों पर मतदान हो रहा है। क्या कुछ इस आखिरी चरण के गणित हैं और कौन किस पर भारी होता नजर आ रहा है? एनडीए ऑब्वियसली भारी है इससे। बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र जी जानकारी के लिए। तो सीमांचल की अगर बात की जाए तो सीमांचल में महागठबंधन की ओर से आरजेडी 11, कांग्रेस 11 और लेफ्ट 2 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो वहीं एनडीए की तरफ से बीजेपी 12, जेडीयू 11 और हम पार्टी से 1 सीट पर चुनाव लड़ा जा रहा है। तमाम चुनावों की अगर इस तरह की प्रक्रिया की बात की जाए तो इस चुनाव में भी AIMIM वाले असदुद्दीन ओवैसी मौजूद हैं। उनकी पार्टी ने 14 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। अब जरा सीमांचल के 4 जिलों पर ध्यान दीजिए। किशनगंज में करीब 70%, अररिया में 42%, कटिहार में 43% और पूर्णिया में 38% मुसलमान आबादी रहती है। आरजेडी और कांग्रेस को लगता है कि वो इस इलाके में बढ़त पा सकते हैं। इस सोच के पीछे मुख्य रूप से 3 बड़े कारण हैं। पहला ये कि मुस्लिम आबादी अपनी सुरक्षा और प्रतिनिधित्व को लेकर बीजेपी को अपने करीब नहीं पाते हैं। दूसरा ये, नीतीश कुमार बीजेपी के साथी हैं और नीतीश को वोट देने का मतलब है सीधा बीजेपी को मजबूत करना। और तीसरा ये कि आरजेडी को लगता है कि नीतीश ने अपना पाला बदल कर इलाके के लोगों का विश्वास तोड़ा है।
यही वजह है कि राहुल गांधी अपनी सियासी दूरबीन से जनता को लगातार वो दिखा रहे हैं और कि नीतीश और बीजेपी अलग अलग नहीं है बल्कि एक ही है। ये लगातार राहुल गांधी इस बात को कहते हुए नजर भी आए हैं। आरजेडी को भरोसा है कि आखिरी चरण में चुनाव में उसका मुस्लिम यादव फैक्टर जो है वो काम करेगा, जिसने 1990 से 2005 के बीच 15 साल तक लालू को सत्ता में बने रहने में मदद की थी। सीमांचल में मुस्लिम वोटर और कोसी के 3 जिले मधेपुरा, सहरसा और सुपौल में यादव निर्णायक भूमिका में रहते हैं। यहां कुल 13 विधानसभा सीटें हैं, यानी अगर एमवाई फैक्टर चल गया, यानी कि मुस्लिम और यादव फैक्टर चल गया, तो 78 में से 37 सीटों पर सीधे सीधे तौर पर बड़ा असर पड़ता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा सीएए और एनआरसी कानून को लेकर गहरी नाराजगी तो पहले से ही थी, ऊपर से योगी आदित्यनाथ के घुसपैठिए वाले बयान ने आग में घी का काम कर दिया। यही वजह है कि नीतीश कुमार डैमेज कंट्रोल करने में उतरे हैं। यही नहीं, सीएम ने जनता के मन की वोट मशीन को में अपने इमोशनल कार्ड यानी कि स्वाइप करने की कोशिश की है और इन्हीं खातों में जीत का क्रेडिट चाहिए। अगर मुस्लिम वोट बटा तो किसी एक पार्टी की विजय मुश्किल है। फिलहाल सीमांचल के मुस्लिम वोटरों की मुट्ठी बंद है, 10 तारीख को ये मुट्ठी खुल जाएगी। अब इंतजार आज की वोटिंग प्रक्रिया का कि लगातार देखना यह होगा कि कितनी परसेंटेज बिहार की जनता अंतिम चरण में अपनी आहुति देती है। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, हम सब पर नजर पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण का मतदान लगातार जारी है। सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई है, जो शाम 6 बजे तक चलनी है। लोग अपने घरों से निकल रहे हैं और देखिए, महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। लोकतंत्र के इस महापर्व में हर कोई अपनी आहुति लगा रहा है। हालांकि लगातार अपील भी की जा रही है लोगों से, मतदाताओं से, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में घरों से निकलें और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। हम तस्वीरें 15 जिलों की 74 सीटों के हर एक पोलिंग बूथ से अलग अलग तरीके से आप तक पहुंचा रहे हैं और वहां का आलम दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह से मतदाताओं में हालांकि उत्साह भी नजर आ रहा है, लेकिन सीधे तौर पर, क्योंकि ये जो 15 सीटें हैं, 15 जिले हैं माफ कीजिएगा, और जो 78 सीटें हैं, वो सीधे तौर पर कई सारे समीकरणों को बनते और बिगाड़ती हैं। ऐसे में वरिष्ठ पत्रकार वोट डाला जी बिल्कुल। क्या सोचकर?
वही सोचकर जो दादा को सोचना चाहिए। थोड़ा और लोगों को जाने दे। पूछिए। हाँ बताइए, क्या सोचकर आपने वोट डाला? अभी पहले भी कहा था, आगे बढ़ने का वक्त है और आगे हम तभी बढ़ेंगे जब नीतीश जी और लालू जी से मुक्ति पाएंगे। यही सोच के वोट किया है। लेकिन नीतीश जी ने कहा कि ये मेरा अंतिम चुनाव है। हाँ, मैंने सुन लिया। चुनाव तो वैसे भी उन्होंने लड़ा ही नहीं है विधायक का, तो अंतिम चुनाव का क्या मतलब है। और जहाँ तक एज अ मुख्यमंत्री उम्मीदवार वो कहना चाहते हैं अंतिम चुनाव है, तो ये चुनाव भी नहीं होना चाहिए था। 15 साल तो हमने उन्हें दिए हैं, पर अब सम्मान के साथ रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए थी। आप भी चुनाव लड़ रही हैं, लिए क्या देख रही हैं चुनाव? मैं अपने लिए वही देख रही हूँ जो मैं बिहार के लिए देख रही हूँ। मैं यहाँ पे आई हूँ बिहार को आगे लेके जाने के लिए, और बिहार में जो हालत है वो बहुत ही खराब है, तो अब आगे बढ़ने का वक्त है। आपने अपना जो रोड मैप या प्लान रखा है, आपको लगता है कि आपको उसमें जनता का समर्थन इस बार मिल रहा है, या फिर आपके लिए ये ट्रायल है, आप आगे भी लड़ेंगे? आगे भी लड़ेंगे, जरूर आगे भी लड़ेंगे, लेकिन हाँ, मुझे जनता का समर्थन मिल रहा है। इस चुनाव में जीतेंगे। कितना सीट आप लाएंगे चुनाव में? कितने भी आपने कैंडिडेट उतारे, क्या एक्सपेक्टेशन है? कितनी, कुछ तो होंगे ना? ये जो भविष्यवाणी करने वाली चीज है वो मुझे पसंद नहीं है। वो तो जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन पता चल जाएगा, लेकिन टारगेट ये है कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पे हम जीते। आपने भविष्यवाणी तो कर दी थी मुख्यमंत्री का, आपने भविष्यवाणी तो की थी ना अपने आप को लेकर कि आप मुख्यमंत्री नहीं, मैंने ये नहीं कहा था कि मैं मुख्यमंत्री हूँ। आपने डिक्लेयर तो किया था ना अपने आप को एज अ मुख्यमंत्री कैंडिडेट। थोड़ा आराम से भी बात कर सकते हैं, पढ़े लिखे लोगों के जैसे भी बात कर सकते बिल्कुल हैं। पढ़े लिखे जैसे बात, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ आपसे कि आपने अपने आप को मुख्यमंत्री कैंडिडेट डिक्लेयर किया। कैंडिडेट डिक्लेयर करना एक अलग भविष्यवाणी हुआ ना? नहीं, वो भविष्यवाणी नहीं होती है। जब हम चुनाव लड़ते हैं, जब हम उम्मीदवार होते हैं, तो वो भविष्यवाणी नहीं होती है, हम उम्मीदवार होते हैं। नहीं है तो मैं ये कह रही हूँ कि हम ही जीतेंगे और हम सरकार बनाएंगे, और कोई गठबंधन का लेकिन आप बिल्कुल नए तरीके से सवाल नहीं। बिल्कुल नए तरीके से आपने कदम रखा है, बिल्कुल एक नए, कह सकते हैं नए स्टाइल में रखा है। इसको करने के पीछे का आपका मकसद क्या है? क्यों? बिहार में जो व्यवस्था है वो बहुत ही खराब है। राजनीति का स्तर जो है वो बहुत ही गिर गया है। यहाँ पे राजनीति और चुनाव सिर्फ 2 चीजों के दम पे होती है। एक तो बहुत ज्यादा पैसा जो ये 5 साल में वहाँ पे बैठ के कमाते हैं, वो पैसा सबको पता है, बांटा जाता है और जो भी होता है, वी ऑल अवेयर, सबको पता है। और दूसरा, लोगों को लड़ा के, अलग अलग समुदाय के लोगों को लड़ा के लोगों को पिछड़ा रखते हैं। अब ये सारी चीजें नहीं होंगी। शिक्षा की बातें होनी चाहिए, पढ़ाई लिखाई की बातें होनी चाहिए, आर्थिक विकास की बातें होनी चाहिए। सब कुछ जुमला हो गया है यहाँ पे। आर्थिक अपॉर्चुनिटीज देनी होंगी, और मिथिला जाना भी उसके लिए जाता है, बुद्धि के लिए जाना जाता है। तो विद्यापति का मिथिला है, गार्गी और मैत्री का मिथिला है, भारती मिश्र का मिथिला है। ये सारी चीजें अब खो गई हैं कहीं पे। इन चीजों को वापस लाने की जरूरत है। बिहार के भविष्य का सवाल है। बिहार में तो बच्चे भी हैं ना, उनके भविष्य की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए सरकार पे। शिक्षा की जो हालत है वो आप देख ही रहे हैं। तो अब इन चीजों पे बात करने के लिए यहाँ पे आई हूँ, और इन्हीं चीजों पे बात होगी। चीज है कि इस बार एजेंडा सेट करने की अलग कोशिश हुई, रोजगार और खासकर नौकरियों को लेकर के चर्चा हुई। तेजस्वी ने 10 लाख नौकरी एक कलम से देने की बात कही, 19 लाख नौकरी की बात बीजेपी ने कही, आपने भी नौकरियों की बात कही। तो क्या लगता नहीं कि बदला है? मैंने ही नौकरियों की बात शुरू की थी। मैंने ही धर्म और जाति की बात ना हो ये करना शुरू किया था। जब प्लूरल्स पार्टी, प्लूरल्स का नाम का ही वही मतलब होता है कि हर धर्म और हर जाति के लोग साथ में शासन करेंगे, और अब वही होगा बिहार में। बिहार ही रहेगा, और ये सारी चीज़ों की शुरुआत मैंने ही की थी, फिर सभी करने लगे। जो ये तो हास्यास्पद है ना कि जो पार्टियां जाति और धर्म के ही आधार पे बनी है और उसी आधार पे चलती है, वो भी अब इसे जुमले के तौर पे यूज़ करती है। मजाक बना के रख दिया है हर चीज़ का। बहुत कड़े प्रश्न पूछने का अब वक्त है। कोई नहीं पूछ रहा था, अब मैं आ गई हूँ। अब मैं पूछूंगी और सबसे पूछूंगी। जितने भी लोग हैं, जितने भी स्तंभ हैं डेमोक्रेसी के, अब सबसे कड़े प्रश्न पूछे जाएंगे और सब जवाब देने की तैयारी करें। आपके पिताजी ने कहा कि जैसे अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में किया था परिवर्तन, वैसा परिवर्तन आप करेंगे। आपको लगता है कि बिहार और दिल्ली में जो वोटर हैं उनके बीच में इस तरीके की भावना है जिस तरीके की दिल्ली में थी? क्या आपको लगता है कि ऐसा परिवर्तन बिल्कुल? बिहार के लोग बहुत ही होशियार हैं। हम मानते हैं, मैं मानती हूँ कि जानबूझकर हमें पिछड़ा रखा गया है।
हमारे शिक्षा की कोई भी अच्छी व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। बच्चों में सरकारी स्कूलों की हालत आपको पता ही है। बिस्फी से मैं चुनाव लड़ रही हूँ, ये पता होगा आपको। बिस्फी में भी मुझे लोगों का वही एक मापदंड रखते हैं अभी इस पूरे कॉन्वर्सेशन का। तो वहाँ पे भी जो भी सभी लोग हैं, अलग अलग लोग हैं, हेट्रोजेनिटी है, ये भी पता होगा। हमारे यहाँ हेट्रोजेनिटी है और वो हमारा सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है। और सबको अब बदलाव चाहिए। हम थक गए हैं, और खासकर युवा, हम थक गए हैं। ये चीज़ें जो यहाँ हो रही हैं, तमाशा बना के रख दिया है। हम थक गए हैं। सभी समुदायों को बदलाव चाहिए, सभी वर्ग के लोगों को बदलाव चाहिए, सबको नौकरियाँ चाहिए, बेहतर ज़िंदगी चाहिए। दिल्ली में भी लोग ही हैं और बिहार में भी लोग हैं। कोई भी व्यक्ति चाहता है कि उसके बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, अच्छी तालीम ले। ये सभी लोग चाहते हैं, चाहे वो दिल्ली के हों, चाहे वो बिहार के हों। अच्छे मेडिकल कॉलेजेस हों। आप लोग तो अभी दरभंगा में ही हैं, जाके देखिए दरभंगा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल। मधुबनी में भी तो है भी नहीं। मधुबनी के लोगों को, बिस्फी के लोगों को यहाँ आना पड़ता है। तो ये 15 साल और 30 साल में बैठ के क्या कर रहे थे लोग? चाहते हैं। आप दरभंगा सारी सीट के वोटर भी हैं। हाँ। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप दरभंगा के बारे में क्या सोचते हैं? तो बिहार चुनाव में पुष्पम प्रिया चौधरी की किस्मत भी दांव पर है। वो भी इस बिहार चुनाव में इस बार सीधे तौर पर बिहार के बदलाव की बात करते हुए नजर आ रही हैं। पुष्पम प्रिया चौधरी दरभंगा की रहने वाली हैं। राजीव रंजन वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो तमाम बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे बिहार के इस अंतिम चरण में। राजीव जी, बहुत स्वागत पहले आपका। थैंक यू सुनील जी, थैंक यू सो मच। राजीव जी, अंतिम चरण है, 15 जिलों की 78 सीटें, तमाम सारे गणित जो हैं वो बनते बिगड़ते नजर आ रहे हैं। एक तरफ मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं, तो दूसरी तरफ हुंकार भरी जा रही है महागठबंधन और एनडीए की ओर से। जी, आपका नजरिया? ये देखिए, ये जो डिस्ट्रिक्ट जो आपने बताया सारे सीमांचल के डिस्ट्रिक्ट हैं और ये नेपाल से सटे हुए हैं, बिहार के बॉर्डर पे हैं। और इसमें जैसा कि आपने भी बिल्कुल सही कहा कि यहाँ मुस्लिम डोमिनेंस ज्यादा है। और इसमें ऐसा भी कहा जाता है कि जो एक मेजर चंक जो मुस्लिम्स हैं वो हैं जो बांग्लादेश से आकर के ओवर द ईयर्स यहाँ सेटल हुए हैं। और मेरा कहने का मतलब है कि वो बंगाली स्पीकिंग जो मुस्लिम्स हैं उनकी भी तादाद इस रीजन में काफी है। और यहाँ ओवैसी साहब की पार्टी भी कई सीटों पे चुनाव लड़ रही है इस रीजन में। लेकिन मुझे लगता है कि जहाँ तक वोट डालने की जो ट्रेडिशन है इस रीजन में, सामान्यतः ये वोट एक हालांकि ओवरऑल ट्रेंड है, यहाँ वोट नॉर्मली राष्ट्रीय जनता दल और जदयू के पक्ष में जाते हैं। और पिछले चुनाव में भी ऐसा ही वोटिंग हुआ था, कुछ अगर एक्सेप्शंस को छोड़ दें तो मुझे लगता है कि यहाँ भी कांटे की टक्कर होगी, स्वाभाविक कांटे की टक्कर होगी। लेकिन जो थोड़ा सा समीकरण पहला और दूसरा का जो चेंज हुआ है, पहला फेज दूसरा फेज के बाद सुनील जी आपने देखा है जिस प्रकार से मीडिया ने ये कहना शुरू कर दिया कि तेजस्वी यादव के पक्ष में लोग मतदान कर रहे हैं, सब चाहते हैं कि वह बिहार का मुख्यमंत्री बने। इस तरह की जो बातें हो रही हैं, तो मुझे लगता है क्या सुनील जी, इससे होता क्या है कि जो आपके फिक्स्ड वोटर्स हैं, जो पार्टी लाइन पे, आइडियोलॉजी लाइन पे वोट डालता है, वो तो ज्यादा वो कंसोलिडेट होता है अपने रेस्पेक्टिव कैंडिडेट्स और पार्टी के पक्ष में। लेकिन देखिए, इसलिए भी चूंकि मैं लोग भी बखूबी समझते हैं राजीव जी, और आप एक एक पॉइंट टू पॉइंट चीजें बता रहे हैं और इत्तेफाक भी रखते हैं। ये अंतिम चरण का चुनाव 15 जिलों की 78 सीटों पर, और इसके अलावा सीमांचल की जो चाबी है वो सीधे तौर पर मुस्लिमों के हाथ में है। इसमें कई सारे फैक्टर भी हैं और जिले किशनगंज, अररिया, कटिहार और पूर्णिया, यहाँ की 24 सीटें ऐसी हैं जो जिसकी झोली में चली जाती हैं, मानो वो सीधे तौर पर दावा ठोक देता है कि हम जो है जीतते हुए आगे बढ़ रहे हैं और सरकार में पहुंच रहे हैं। 24 में से 3 सीटें ऐसी भी हैं जहाँ पर 20% से कम मुस्लिम हैं, लेकिन हाँ, उनका ये असर पूरा देखने को मिलता है। ऐसे में राहुल गांधी हो, वो ये कहते नजर आए कि देखिए नीतीश आपकी बात तो करते हैं, जेडीयू आपकी बात करती है, लेकिन ये तो बीजेपी के ही चेले हैं, बीजेपी की ही एक पैर से दूसरे पैर को बांध के चलते हैं। ऐसे में एनआरसी, सीए, इन सारी चीजों को लेकर ओवैसी चले गए। तो कुल मिलाकर यह है कि बांटने की कोशिश तो की गई है मुस्लिम वोटर को कि आप एनडीए के साथ न जाकर सीधे तौर पर महागठबंधन के साथ जाएं, और असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि अपने साथ आइए, हम आपके हक और हुकूक की आवाज उठाएंगे।
सुनील जी देखिए, जैसा कि मैं कह रहा था, ये जो इलाका है इसमें सुनील जी मैं आपको बता दूं कि मुस्लिम के साथ साथ ये इलाका यादव भी यहाँ काफी हैं, और एक कुशवाहा कास्ट होता है उनकी भी तादाद ज्यादा है। वो वहाँ भी उनकी भी संख्या है। तो मुस्लिम यादव बन करके अगर उनके साथ कुशवाहा कुछ और कास्ट जुड़ जाते हैं तो वो एक काफी इम्पैक्ट होता है। दूसरी बात, आपने एनआरसी सीएए की बात कही, राहुल गांधी की आपने बात की, ये किया। मुस्लिम तो हमने ये देखा है कि ओवर द इयर्स बिहार में लास्ट इलेक्शन में भी जनता दल यू के कैंडिडेट्स को उन्होंने वोट जहां हुआ काफी दिया। कुछ जो प्रोग्रेसिव मुस्लिम्स हैं वो भारतीय जनता पार्टी को भी वोट देने का उन्होंने सिलसिला शुरू हुआ है, लेकिन वो अभी उतना कंसोलिडेट और उतना लार्ज स्केल पे नहीं हो रहा हुआ। तो ये जो इलाका है, जैसा कि मैंने कह रहा था कि फर्स्ट सेकंड फेज के बाद जो माहौल है, वो जो फ्लोटिंग वोट्स है वो देखना पड़ेगा वो किधर जा रहा है। अभी ऐसा लगता है कि शायद तेजस्वी की तरफ चला जाए कि चलो इसी को वोट देते हैं। जहां तक डेवलपमेंट की बात है सुनील जी, यह पब्लिक डोमेन में है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। अगर डेवलपमेंट पे हिंदुस्तान में वोट हो रहा होता तो आज आजादी के 75 साल बाद भी हमारे देश की 74 करोड़ जनता कटोरा लेकर के नहीं घूम रहे होते। मेरा कहने का मतलब है कि गरीब नहीं होते, उनकी हालात इतनी हो गई। कोरोना के बाद देखिए 84 करोड़ लोगों को भारत सरकार को नवंबर तक फ्री में भोजन देने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि उनके पास खाने के लिए चीजें नहीं थी। तो इससे स्पष्ट है कि हमारा डेवलपमेंट का जो वादा है, जो दावा है, उसमें ह्यूज गैप है। वो गैप कई हजार किलोमीटर का है सुनील जी। तो मैं खासकर एक जर्नलिस्ट के रूप में, एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से आकर के मैं जर्नलिज्म कर रहा हूँ, मैं इस बात को टोटली रिजेक्ट करता हूँ। ये सब बकवास है। आप डेवलपमेंट पे हमारे यहाँ वोट नहीं, यस उस एस्पिरेशन से बदलाव को दिमाग में रख करके लोग वोट करते हैं, क्योंकि अब लोग ही खुद कहते हैं कि काम तो कोई करता नहीं है। ये एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड स्टेटमेंट है कि चुनाव कोई भी जीते, काम नहीं होता। हम पंजाब में बैठे हैं, 12 साल से मैं पंजाब में देख रहा हूँ, मैं थक गया उसी पुराने डेटा को देखते हुए। हेल्थ एजुकेशन के हालात में कोई सुधार ही नहीं हुई है, जहां थी उससे मामला पीछे चला गया। अब आज की तारीख में स्थिति ऐसी हो गई कि पंजाब यूनिवर्सिटी के पास सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है। 15 साल पहले हम आए, अभी 15 साल के बाद तो स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि पंजाब यूनिवर्सिटी के पास इतना पैसा हो कि दूसरा कैंपस खोल ले। कहने का ये मेरा मतलब है कि ये विकास का जो दावा और वादा है सुनील जी, इसमें कोई दम नहीं है। और लोग वोट इस बात को, हाँ एक एस्पिरेशन होता है, उसको ध्यान में रख करके लोग वोट करते हैं। अगर विकास हो भी जाता है अच्छी बात है, होना तो वही चाहिए जो लोग चाहते हैं, हम चाहते हैं, आप चाहते हैं पत्रकार के रूप में। दुर्भाग्य से ऐसा नहीं। और सीमांचल जो इलाका है बिहार का, मैं बता दूं सुनील जी, ये बहुत ही बैकवर्ड इलाका है। यहाँ आप डेवलपमेंट को अगर आप ढूंढने जाएंगे तो सर्च लाइट से नहीं मिलेगा, आपको लालटेन लेकर के जाना पड़ेगा गली कुची में ढूंढने के लिए। सर्च लाइट से तो वहां लाइट पहुंचेगी नहीं। तो मेरा कहने का यह तात्पर्य है सुनील जी कि यहाँ वो जो कंसोलिडेशन होगा एक्सपेक्टेड लाइन पे होगा। फर्स्ट फेज सेकंड फेज में जो माहौल बनाया है, जो नैरेटिव बनी है कि तेजस्वी की वो फेवर में वो है, क्या कहते हैं, बहुत ही झुकाव है लोगों का, उसका फायदा उसको मिलेगा। और नीतीश कुमार ने जो स्टेटमेंट दे दिया, मेरा पिछला ये लास्ट चुनाव है, इससे नीतीश कुमार को फायदा नहीं होगा, क्योंकि नीतीश कुमार का ये स्टेटमेंट उनके अगेंस्ट ही जाएगा। बिकॉज ये उनको नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा काम किया है, वो दावा कर रहे हैं हमने बहुत अच्छा काम किया, तो वो उसको बिल्ड करना चाहिए। बट उन्होंने ऐसा नहीं कहा। तो बड़ा क्रूशियल फेज है, जैसा कि आपने कहा, मैं आपकी बात से 200% सहमत हूँ, क्रूशियल फेज है। और यह देखने वाली और सबसे महत्वपूर्ण राजीव जी के MY फैक्टर जो है, जो आप बता रहे हैं, मुस्लिम और यादव जो फैक्टर है, वो बड़े स्तर पर सीमांचल में काम करेगा। हाँ, वो तो देखिए, चूंकि ये दोनों कम्युनिटी बहुत बड़ी है। मुस्लिम जैसा कि आपने बताया कि 20-22% है, 17-18% यादव है। ये दोनों बहुत बड़ी कम्युनिटी है बिहार में, यानी 40-42% अगर पॉपुलेशन की दो कम्युनिटी हो जाती है तो पॉलिटिकल फोर्स तो स्वाभाविक रूप से बन ही जाता है। और ये लोग वोट बड़ी कंसोलिडेटेड वे में करते हैं। वो जिसको चाहेंगे उसी को वोट देंगे, वो किस सबका सुनेंगे, लेकिन वोट उसी को देंगे जिसको वो डिसाइड करेंगे। आप उनके वोट को बाय भी नहीं कर सकते, वो पैसा भी ले लेगा, आपको वोट भी नहीं देगा। तो मुझे लगता है कि चलो, डेमोक्रेसी में लोगों को इस प्रकार से डिसीजंस लेनी चाहिए, ये हेल्दी साइन है। और बाय एंड लार्ज सुनील जी सभी कम्युनिटीज के लोग ऐसे ही करते हैं आज की तारीख में। अब आप किसी को बरगला करके, मिसगाइड करके, हाँ उनको इमोशंस में आप उनको थोड़ा सा वादा वगैरह कर देते हैं तो थोड़ा सा लोग कैरी, अब तो लोग उसको भी एनालाइज करते हैं। देखिए बिहार में सबसे बड़ा नैरेटिव इस बार यही रहा, पिछले 15 साल में क्या हुआ वो तो ठीक है, बता दिया। आपने अगले 15 साल में क्या किया, जिसके लिए आपको लाया, वो भी तो बताइए। तो मुझे लगता है कि वो लेवल अवेयरनेस सुनील जी बढ़ भी रहा है, जो पॉजिटिव साइन है। बिल्कुल।
जाहिर तौर पर। और ऐसे में हालांकि देखिए उत्साह लोगों में जबरदस्त देखने को मिल रहा है। कोरोना महामारी के बीच पहली बार ऐसा अनुभव कर रहा है मतदाता कि तमाम गाइडलाइनों को फॉलो करते हुए वो वोट करने पहुंच रहा है। लेकिन इस बार के वोटिंग परसेंटेज की अगर बात की जाए राजीव जी, पहला फेज और सेकंड फेज, उसको लेकर आप क्या मानते हैं? देखिए ये सुनील जी, मुझे लगता है क्या कि ठीक है, इसको हम कुछ लोग कहते हैं क्या कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है तो बहुत पोलिंग होनी चाहिए, बट मैं ये देखता हूँ क्या कि वोटिंग परसेंटेज के आधार पे इस प्रकार से हम कोई आकलन नहीं कर सकते हैं। बिहार में बाय एंड लार्ज आप लोकसभा का भी वोटिंग परसेंटेज देखेंगे तो कम ही रहता है। उसकी कई वजह है। एक तो देखिए लोग वहाँ थोड़ा सा अभी भी वहाँ स्थिति ऐसी है कि गरीब लोगों की तादाद वहाँ बहुत ज्यादा है, उनको पोलिंग बूथ पे ले जाना, हालांकि अब काफी इम्प्रूवमेंट है, लोग वोट डाल रहे हैं। आप देखेंगे कि लाइन में जो सारे लोग खड़े मिलेंगे आपको, और अब तो गरीब जो वर्ग के लोग हैं वो ज्यादा वोट डालते हैं। मुझे लगता है कि मेरा ये डिफरेंट टेक है सुनील जी, हालांकि कई मित्र हमारे इस बात से असहमत होते हैं, जो कि अच्छी बात है। ओवैसी की भूमिका को आप कैसे देख रहे हैं राजीव जी? वैसे तो कुछ नहीं है, वो देखिए वो तो उनका एक ही पर्पस होता है, वो एक उनका एजेंडा है, वो वोट काटने का काम करते हैं। और उनकी जो बातें हैं लंबी चौड़ी, जो इधर उधर की बातें करते हैं, कुछ जो मिसगाइडेड यूथ हैं उनको अच्छा लगता है, उनको लगता है चलो ठीक है ये इस तरह से बातें करते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जो उनकी स्पीचेस में कोई विजन रीजन और कोई सीजन तो रहता नहीं है, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, तो थोड़ा सा लोग सुनने के लिए चीयर्स कर देते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कोई खास अंतर होगा। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है, अगर उनके कैंडिडेट ने 4-5 हजार भी वोट एवरेज ले लिया मान लीजिए, तो 2-3 हजार वोट में विधानसभा में काफी इम्पैक्ट हो जाता है। तो अगर ऐसा हो जाता है तो इसका नुकसान, अगर आप कहेंगे कि पहला ज्यादा नुकसान किसको होगा, तो इसमें दो ही पार्टी इसमें आते हैं, एक राष्ट्रीय जनता दल और एक वो जदयू। लेकिन जदयू चूंकि बीजेपी के साथ है तो राष्ट्रीय जनता दल को इसमें नुकसान होने की संभावना बढ़ जाती है, ये एक संभावना बनती है। लेकिन उतना वोट वो ले नहीं पाएंगे, उसका कहीं वोट मिलता नहीं है। एक दो अच्छे कैंडिडेट जहाँ होंगे वहाँ मिलेगा, बाकी वो 500, 700, 1000 में वो निपट जाते हैं, इसलिए ज्यादा मुझे नहीं लगता उनका कोई इम्पैक्ट होगा सुनील जी। नहीं, लेकिन देखिए एक चीज़ तो माननी पड़ेगी राजीव जी, लालू यादव जो है सीमांचल के मुसलमानों के और यादवों के तो खैर वो रहे ही हैं हमेशा से उनके पसंदीदा, लेकिन मुसलमान फैक्टर भी बड़ा देखने को मिला है। लालू यादव को सीधे तौर पर सपोर्ट करते हैं, लेकिन अब चूंकि तेजस्वी यादव मैदान में है तो जो नुकसान जो आप बता रहे हैं कि ओवैसी फैक्टर अगर चलेगा, थोड़ा बहुत जो भी वोट काटने का काम करेगा, तो वो तेजस्वी यादव के लिए ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि मतदाता तो मन बना के बैठा था कि तेजस्वी को देना है, लेकिन सीधे तौर पर बीच में कूद पड़े ओवैसी। हाँ देखिए, मैंने इसीलिए कहा कि चुनाव, चूंकि देखिए मुस्लिम्स नॉर्मली सुनील जी बिहार में आप देख लीजिए या पूरे भारत में मुस्लिम्स भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करती है, ये फैक्ट है। कुछ लोग करते हैं और कुछ लोग कर देते हैं। परसेंटेज अगर आप ले लें तो 0.52%, 3% निकलेगा। बाय एंड लार्ज मुस्लिम्स वोट नहीं करते हैं भारतीय जनता पार्टी को। बिहार में लालू प्रसाद यादव के पहले वो कांग्रेस को वोट करते थे, जब उनको लगा कि कांग्रेस अब हमारा जो उनकी जो सोच है उसको वो स्ट्रांगली हैंडल नहीं कर पा रहा, तब उन्होंने स्विच किया लालू प्रसाद यादव के प्रति। आज जो मुस्लिम्स वोट है दो पार्टी के बीच में सैंडविच्ड है, एक राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यू। क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वो इन्फिल्ट्रेटर्स के बारे में स्टेटमेंट दिया तो चीफ मिनिस्टर को तुरंत कहना पड़ा कि यहाँ से कोई वापस नहीं जाएगा, चूंकि सीमांचल में वोटिंग है। और मैंने आपको बताया कि वहां से चूंकि वो काफी लोग वहां करके बसे हुए हैं, ये फैक्ट है, आप उसको रोक नहीं सकते। चूंकि बंगला स्पीकिंग लोग हैं, बंगाल में आते हैं, वहां कुछ दिन रहते हैं, फिर इधर शिफ्ट कर जाते हैं। रहना खाना पीना सारे कल्चर सेम है, तो उसको डिफ्रेंशिएट करना भी मुश्किल होता है, आप कह नहीं सकते। अब तो लोग नाम चेंज करके रहते हैं, उनका कागज में नाम रहेगा अहमद कुमार, आप नाम पूछेंगे नाम क्या, तो बोलेगा मेरा नाम अतुल कुमार है। तो बहुत तरह की बातें हैं, उस तरफ उसको तो हम डिबेट को उधर नहीं ले जाना चाहेंगे। लेकिन आज की भी तारीख में सुनील जी मैं ये कहता हूं कि मुस्लिम्स का वोट बिल्कुल फोकस्ड वे में पड़ेगा। वो जो कैंडिडेट जीत रहा होगा उसी को वोट देगा। अगर देखिए जहां बीजेपी का कैंडिडेट है वो तो उनको वोट नहीं देगा, वहां तो राष्ट्रीय जनता दल को 100% वोट करेगा। ओवैसी को ये लगा था कि अक्टूबर में जब एक विधानसभा सीट वो जीत गए थे किशनगंज से, तो उनको लगा कि इस बार तो चुनावी मैदान में कूद जाना चाहिए,
क्योंकि वहां जब जीत हासिल हो गई हाँ थी सुनील जी ठीक है, मैं इस बात से सहमत हूँ। काफी इंडिविजुअल कैंडिडेट्स को भी लोग देखिए वो अच्छे अच्छे कैंडिडेट हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी के बहुत महत्वपूर्ण नेता थे जो कि पिछले चुनाव में चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट थे, राजेंद्र प्रसाद सिंह। उनको भारतीय जनता पार्टी ने इस बार टिकट नहीं दिया, वो लोजपा से चुनाव लड़ रहा है। अगर वो जीत जाते हैं तो आप क्रेडिट लोजपा को मैं नहीं दूंगा, मैं क्रेडिट उनके पर्सनल इमेज को दूंगा। हालांकि वो नहीं जीतेंगे क्योंकि उनके अगेंस्ट भी जो कैंडिडेट है वो काफी स्ट्रांग है, लास्ट टाइम भी वो चुनाव हार गए थे उनसे। लेकिन फिर भी मेरा कहने का मतलब है कि एक आध सीट अगर आप इस प्रकार से 2, 4, 5 जीत भी लेते बिल्कुल, वह पार्टी मायने नहीं रखती है। हाँ वो मायने नहीं रखता सुनील जी। हाँ वो उसके आधार पर उसको हम जनरलाइज नहीं कर सकते। वो आपकी विक्ट्री है और उसमें कई फैक्टर्स होते हैं। ऐसे यूपी बिहार में ही नहीं, यूपी में भी तमाम ऐसे समीकरण हैं जो तमाम ऐसी पार्टी हैं जिनका सुपड़ा साफ हुआ, लेकिन वो कैंडिडेट जो वहां पर सीधे तौर पर पार्टी से जो उनके वोटर हैं उनको फर्क नहीं पड़ता, उनके बीच का विधायक कैसा है, उनके बीच का सांसद कैसा है, वो लोग उस पर वोट करते हैं। तो ये एक बड़ा प्रभाव भी होता है व्यक्ति विशेष का भी, तो इससे भी दो राय नहीं है कोई। लेकिन शायद इस बात से खुश हो गए ओवैसी कि चलिए किशनगंज में पिछले साल हमने टिकट दी, हमने वोट दिया, AIMIM को वोट मिला है, यानी कि मतदाता वहां का चाहता है कि AIMIM का विस्तार हो बिहार में, तो इसलिए उत्साहित है शायद। राजीव जी देखिए ओवैसी जी को देखिए पहले तो उनको अपना इमेज ठीक करना पड़ेगा। उनका जो इमेज है वो एक एग्रेसिव मुस्लिम लीडर का है। उनको एक अपने इमेज, और मुझे नहीं लगता है कि उनका इमेज ठीक हो सकता है अभी, या वो प्रयास करेंगे तो अगर रिफॉर्म अपने आप को करेंगे तो ये तो फिर लोगों को डिसाइड करना है। हाँ वो कोशिश कर रहे हैं सुनील जी। हमको आपको, हम सब पत्रकार हैं, हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि हिंदुस्तान में राजनीति एक बिजनेस भी बन गया है। बहुत तरह की बातें होती हैं, कैंडिडेट साहब क्यों खड़ा करते हैं। जवान में से कई बार तो बड़े मंचों से भी ये कहने को मिल गया है, और ओवैसी को तो सीधे तौर पर डिफेंड किया जाता है कि ओवैसी तो बीजेपी की बी टीम है, वोट काटने का काम करते हैं। हाँ बिल्कुल सही सुनील जी आप कह रहे हैं। आप बिल्कुल आपकी बात में बिल्कुल 250% सत्यता है। लोगों को खड़ा भी किया जाता है, तुम उसका वोट काटना ताकि मैं जीत जाऊं, पैसे दे के खड़े किए जाते हैं, हेलीकॉप्टर्स दिए जाते हैं, क्योंकि वो मनी का जो भूमिका आपने बढ़ा दिया तो इससे होता क्या। और फिर इतने सारे गलत काम करने के बाद फिर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो कैसे होगा, क्योंकि काफी पैसा इलेक्शन में आप लगा देते हैं। एक MLA जीतता है, फिर उसको लगता है कि इतने पैसे हमने खर्चे किए, पहले वो पैसा रिकवर करेगा, फिर वो रिकवर करेगा, फिर सोचता अगले चुनाव में खर्चा होगा उसको कंपनसेट करेगा। इसी में 5 साल निकल जाता है। थोड़ा बहुत चाहता है कि कुछ सेविंग भी कर लें, पार्टी वाला भी उसके पीछे पड़ा रहता है कि तुमको पार्टी फंड में भी पैसे देने हैं। सब जगह जब पैसे ही देना है तो फिर डेवलपमेंट कहाँ से होगा। डेवलपमेंट के लिए तो कहीं और तो वृक्ष नहीं लगे हैं डॉलर का, वहां से तोड़ के लाओ उसमें डेवलपमेंट होगा। बाकी ये जो ट्रेजरी का जो व्हाइट मनी है इसको आप अपने तरफ सेटल करते जाओ, साइड करते जाओ। तो बड़ा विरोधाभास है हमारे इंडियन सोच में, बहुत ही विरोधाभास है सुनील जी। सब लोग जानते हैं, मैं जानता हूं, तो मैं मानता हूं कि हमसे ज्यादा समझदार लोग पॉलिटिक्स में, मीडिया में, वो भी जानते हैं, लेकिन लोग पूरी सत्य कोई सुनील जी बोलना नहीं चाहता है। रिजल्ट आपके सामने है। हम बाहर से सामान मंगा करके अपना छाती ठोकते हैं कि हमारे पास ये है वो है, और घर में सुई नहीं बना सकते। ये हमारी दुविधा है, दशा है, दिशा है। इस पे हम आप VIP चेहरों की, राजीव जी अगर मैं बात करूं, VIP चेहरों की बात की जाए तो कुछ चेहरे ऐसे हैं जिनकी किस्मत का फैसला आज सीधे तौर पर मतदाता कर देगा, EVM में कैद हो जाएगा, लेकिन इनकी किस्मत के साथ साथ तमाम सारे समीकरण भी इन VIP चेहरों के साथ हैं। सिमरी बख्तियारपुर सीट से VIP पार्टी के ही मुखिया हैं मुकेश सहनी, वो चुनावी मैदान में, उनके सामने RJD के यूसुफ सलाउद्दीन जी। आप एक सीट का मैं चाहूंगा कि आप बारीकी से नजर डालें इस सीट। ये देखिए, ये जो VIP के मिस्टर साहनी है, मेरा तो मानना है, मैं तो इस बात को मानता हूँ सुनील जी की पॉलिटिक्स में अच्छे लोगों को अच्छे इंटेंट के साथ आना चाहिए। सिर्फ आपको पॉलिटिक्स में इसलिए नहीं आ जाना चाहिए कि आपके पास पैसे हैं तो पॉलिटिक्स में आ गए, बट मैं ये भी नहीं कह सकता कि आपके पास पैसे हैं तो आपको पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए। बड़ा ये गलत बात हो जाएगा। लेकिन इंटेंशन क्या है आपका विजन क्या है, ये क्लियर होना चाहिए। एग्जैक्टली, आपका कमिटमेंट क्या है। आपका विजन है कि किसी तरह चुनाव जीत करके विधानसभा लोकसभा में जाना, इसका मतलब है कि फिर आपका फिर मामला गड़बड़ है। ये मामला गड़बड़ है, बिकॉज आप ये चाहते हैं कि हम लोकसभा विधानसभा में पहुंच जाए।
और साहनी जी चुनाव जहां से लड़ रहे हैं वो बड़ा ही स्ट्रॉन्ग सीट है। वहां साहनी जी के भी सपोर्टर्स हैं। उन्होंने जो इक्वेशन चुना है उस इक्वेशन में साहनी जी को मुझे देखना पड़ेगा कि वो थोड़ा सा मुश्किल है। मैं ये नहीं कहता कि यानी कि ये माना जा रहा है कि आरजेडी यहाँ पर बढ़त बना सकती है। हाँ, मैंने जैसा कि सुनील जी आपने एट द वेरी आउटसेट देखिए आपने चीजों को बल्कि बहुत ही सही तरीके में समझा। वो इक्वेशन जो है ना सीमांचल बड़ा स्ट्रांग इक्वेशन है। ये मुस्लिम यादव का जो पॉलिटिकल इक्वेशन है, हालांकि हो सकता वो बड़ा स्ट्रांग इक्वेशन है। तो उसको कैसे मैं अच्छा फिर वहाँ ये है कि आप पॉलिटिक्स में ये भी होता है ना, दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त। अगर जो साहनी जी को नहीं जिताना चाहते हैं वो उस इशू को भी वोट दे देगा। लेकिन साहनी जी के बारे में अभी जो फीडबैक आ रहा है वो बहुत ही मजबूत। तो यहाँ तो एम वाई फैक्टर जो मैं बता रहा था वो सीधे तौर पर तेजस्वी यादव ने ध्यान में रखा था, इसलिए आरजेडी से यूसुफ सलाउद्दीन यानी कि एम फैक्टर और वाई फैक्टर तेजस्वी यादव। हाँ, उन्होंने किया है। उन्होंने इस बात को देखिए पॉलिटिक्स में उन्होंने इस बात को ध्यान में रख के क्या सभी लोग करते हैं सुनील जी। मैं आपको एग्जांपल दे दूं, बिहार में मैं बिहार से हूँ। मेरा जो लोकसभा का क्षेत्र है वहाँ सभी पार्टी यादव को ही खड़ा करता है। हमारा जो विधानसभा हमारे जो विधानसभा क्षेत्र है, हम सॉरी लोकसभा में जो 6 विधानसभा क्षेत्र है, आपको जान करके बड़ा आश्चर्य होगा कि सामान्य जाति का कैंडिडेट वहाँ कोई पार्टी खड़ा नहीं करता, कोई नहीं खड़ा करता। सारे लोग दूसरे जातीय समीकरणों के हिसाब से चीजें चलती हैं। उनकी इक्वेशन ये है, आप उनको खड़ा करेंगे वो जीतेंगे ही नहीं। वो कहने का ये मतलब है कि ये समीकरण सारे लोग करते हैं, सारे पॉलिटिकल पार्टीज करते हैं। बोल भले देते हैं कि जातिवादी हम नहीं करते हैं, वो नहीं करते हैं, जात के आधार पे सारा चीज तय होता है। तो ये थर्ड फेज में एक वो प्रिया चौधरी है, वो लड़की है, बहुत डायनेमिक है, हमारी सिंपैथी उसके साथ है। बट वो चुनाव मुझे नहीं पुष्पम प्रिया चौधरी, हाँ पुष्पम प्रिया चौधरी हैं और मेरी सहानुभूति उनके साथ है। नहीं, ऐसे युवाओं को राजनीति में आना चाहिए। ऐसे युवा राजनीति में आए और लोगों को समझें। और पुष्पम प्रिया चौधरी को अभी हम सुन रहे थे और आपने भी सुना होगा उनको, जब उनका बयान आ रहा था तो वो कह रही थी इस बात को कि मेरा विजन क्लियर है, मैं बिहार को, हम बिहारी हैं, हमें इस बात का गर्व होना चाहिए पहले, क्योंकि लोग हमारे साथ न जाने बाकी राज्यों में किस किस तरह की मजाक उड़ाते हैं। हमारा आत्मसम्मान जो है वो खोता जा रहा है, उसको वापस लाना है और बिहार को हमें बदलना है। अब हम युवाओं को बदलना होगा, तो ऐसे लोगों को आना चाहिए। इनका स्वागत है ऐसे लोगों को राजनीति में। मैं सुपौल सीट की अगर बात करूं राजीव जी, तो सुपौल सीट से जेडीयू के विजेंद्र प्रसाद यादव हैं और उनके सामने है कांग्रेस के मिन्तुल्लाह रहमानी। हाँ, अब इन दोनों के समीकरण, हाँ इंटरेस्टिंग सीट है वो। वहाँ देखिए अब प्रॉब्लम क्या है कि विजेंद्र जी का जो इमेज है वो काफी पॉपुलर है। 7-8 बार विधायक वहां से रह चुके हैं और मुझे लगता है कि ये 90 से मिनिस्टर है। मुझे जहां तक याद है कि लालू प्रसाद यादव का जब पहला कैबिनेट मिनिस्टर बना था तो उसमें भी ये थे। तो लालू जी के साथ जब तक रहे उनमें भी मिनिस्टर रहे और नीतीश जी के साथ आए उसमें भी मिनिस्टर रहे। हाँ, मुझे लगता है कि मेरी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल गलत सही है। पिछले टर्म में भी थे, पहले टर्म में भी थे, उसके बाद ये लगातार मिनिस्टर भी रहे हैं। तो अपने क्षेत्र में ये काफी लोकप्रिय हैं। लेकिन देखिए वहाँ एक, यानी कि यहाँ नीतीश का तीर गड़ सकता है, लग रहा है। हाँ, यहाँ देखिए यहाँ वही है ना कि अब वो सुपौल जो क्षेत्र है ना ये यादव बहुल क्षेत्र है और कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनको जीतने के लिए यादव के कम से कम 40 से 45% वोट्स को डाइवर्ट करना पड़ेगा। अब देखने वाली बात है कि उन्होंने कितना मेहनत किया। सुनील जी, चूंकि हम आप देखिए डिबेट करते हैं, जो हमारे पास जो सेकेंडरी डेटा है उसके आधार पे हम लोग बातचीत करते हैं। अब ग्राउंड लेवल पे प्राइमरी डेटा, प्राइमरी इक्वेशन क्या बन रहा है उसके आधार पे रिजल्ट आता है। तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि वहाँ कांटे की टक्कर की कैटेगरी में आप इस सीट को आराम से रख सकते हैं। मोतिहारी में बीजेपी के प्रमोद कुमार चुनावी मैदान में है और उनके सामने आरजेडी के ओम प्रकाश चौधरी हैं। इन दोनों को कैसे देखा जाए? देखिए प्रमोद जी बहुत ही लोकप्रिय लीडर के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन इस बार उनको वहां से खदेड़ दिया गया था। कई जगह इनको जाने नहीं दिया गया था और बड़ा दुख की बात है कि लोगों की छोटी छोटी जो डिमांड होती है, जैसे कि कहीं नाला नहीं है तो वाटर लॉगिंग हो जाता है, कहीं पानी पीने का नहीं है, रोड पे कीचड़, गांव सब में की सड़कों में यही होता है ना सुनील जी।
गांव में तो ऐसा ही होता है कि सड़क है तो बीच में टूटा है, पानी जम गया तो पानी जमा हुआ है, लोगों को दिक्कतें होती है, वो चाहते हैं कि ठीक हो जाए। उनको तो और क्या चाहिए होता है, कोई पैसा और रोजी रोटी तो आपसे मांगता नहीं है। नहीं, बिल्कुल। और तो वो भी इन्होंने नहीं किया तो इनका बड़ा वहाँ विरोध हुआ है, काफी इस तरह से हुआ है, तो वो भी सीट बहुत थोड़ा। लेकिन दुर्भाग्य कहेंगे राजीव जी, दुर्भाग्य कहेंगे कि न जाने कैसे कैसे हसीन सपने दिखा दिए जाते हैं चुनाव के समय, लेकिन ये लोग वो व्यवस्था नहीं कर पाते जिससे कई मर्तबा ऐसा देखने को मिला, खेत की मेड़ से फिसलकर किसान की जान चली गई, बोले सर लगा ईंट में। बिल्कुल वो व्यवस्था नहीं कर पाते ये लोग। बिल्कुल हम तो वही कह रहे हैं कि हम तो सुई बनाने की बात कर रहे हैं, हम तो छोटी छोटी बातों। अच्छा, आपका जो बड़ा स्टेट है सुनील जी, जो बिहार कॉप बेल्ट की जो स्टेट्स हैं, बिहार हो गया, यूपी हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, पंजाब हरियाणा के सहारे आप कब तक अपना देश का डंका पीटते रहेंगे? इनकी भी लिमिटेशंस हैं। आज की तारीख में पंजाब हरियाणा में देखिए डेवलपमेंट क्लाइमेक्स पे पहुंच गया, अब इनको रीओरिएंट करना पड़ेगा। लेकिन जो बड़े स्टेट्स हैं वहां की स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है। आज की तारीख में सुनील जी, मैं बिहार से हूं और एक पत्रकार होने के नाते पूरी रिस्पॉन्स, हमारे राज्य में एक भी ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जिसकी तुलना मैं किसी भी रूप में पटियाला यूनिवर्सिटी, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से कर सकूं या कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कर सकूं, एमडीयू यूनिवर्सिटी से कर सकूं, क्योंकि मैंने देखा है कहीं कोई ऐसा कैंपस नहीं है जहाँ की 4-5 आपके कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में 4000 लड़के सिर्फ लूटने का काम किया गया, सिर्फ अपने जो कुएं हैं उन्हें भरने का काम किया गया। हाँ सुनील जी, वो ठीक से लूट भी नहीं पाए, उसमें तो लूटने के क्रम में वो लूट भी ठीक से नहीं पाए, वो भी नहीं कर पाए हैं, वो बस सिस्टम खराब हो गया। वहाँ कोई पता नहीं वो डेवलपमेंट का क्या डेफिनेशन है, लोग क्या देते हैं। मैं तो इस बात से, नीति आयोग का रिपोर्ट आप निकाल लीजिए, एक भी रिपोर्ट में आप रैंकिंग में देख लीजिए, वहाँ कहाँ से रैंकिंग हो जाएगा। एक और महत्वपूर्ण सीट है, उसका जिक्र और कर लेते हैं बहुत संक्षेप में। मधेपुरा, यहाँ आरजेडी के चंद्रशेखर है तो उनके सामने जन अधिकार पार्टी के हैं पप्पू यादव। हाँ देखिए, ये बड़ा चंद्रशेखर जी पहले भी विधायक रहे हुए हैं और पप्पू जी तो बहुत इम्पोर्टेंट लीडर हैं, इनका तो बहुत बड़ा दायरा है। लेकिन दुर्भाग्य सुनील जी, मैं इस पे कमेंट नहीं करूंगा कौन जीतेंगे कौन हारेगा, तो वो चूंकि ऐसा सीट है कि वहाँ कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन पप्पू यादव ऐसे लोग भी देखिए उस क्षेत्र में आकर के चुनाव लड़ रहे हैं जहाँ उनकी जाति की संख्या ज्यादा है। ये पूर्णिया के रहने वाले हैं, पूर्णिया से ये लोकसभा के 2 बार सदस्य बने, पूर्णिया में मेहनत करके ये चुनाव अच्छे तरीके से जीतते, लेकिन वो इस प्रकार का जिनका इमेज भी उस प्रकार से है कि देखिए मुसीबत के टाइम में काफी काम कुछ भी कर लो लेकिन जातीय समीकरण आपको बिठाने ही पड़ेंगे। बस आप, ये बड़ा देश का दुर्भाग्य है कि मतलब वो चुनाव लड़ने के लिए वहीं पहुंचेगा जहां फिर आपको वो कहते हैं ना, बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। जब आपको वही लगता है कि नहीं अपने क्षेत्र में चलो, कम से कम वहां अगर कुछ नहीं किया जाएगा तो लाज तो बच जाएगी। बस सुनील जी, आपने बिल्कुल सही नस को दबाया है ये, और ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति, बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति। बिल्कुल राजीव जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का दौर लगातार जारी है, आप बने रहिए एनवी न्यूज के साथ। नमस्कार।